बैंक ऑफ अमेरिका का एक सर्वे आया है और उस सर्वे में बोला गया है कि जो रिस्क कंसीडर की जा रही है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो सर्वे है और वो 2008 से कंपेयर किया जा रहा है। प्लस बहुत बार वो सर्वे हुआ है और वो रिस्क ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बहुत इन बिटवीन भी लोगों को लगे हैं। तो वो मेजर रिस्क क्या है पहले वो समझेंगे और कौन से इवेंट थे, उन इवेंट्स के दौरान भी ये रिस्क लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गए थे और उसके बाद मार्केट्स के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइंग मैसेज देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये जो रिस्क है ये कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिकॉज ये जब इवेंट्स हुए तो आप इन इवेंट्स को, मैं ईयर बताऊंगा आपको, इवेंट बताऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो जाके कि अल्टीमेटली मार्केट्स क्या थे और उसके बाद मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया है एंड हाउ थिंग्स विल कीप कंटिन्यूइंग। सो रिस्क आएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे, आपको उसकी तरफ कैसे देखना है ये आपको डिसाइड करना है। सो पहले वो 3 रिस्क कौन से है ये मैं आप लोगों के सामने पहले डिस्कस करता हूं। तो वो जो 3 रिस्क है, पहली जो रिस्क है वो है हॉकिश सेंट्रल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स हॉकिश होने का मतलब क्या है कि भाई इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर देम एंड दैट्स व्हाई दे विल कीप ऑन रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। अब हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या होता है, उसका इंपैक्ट होता है दूसरा रिस्क, वो है रिसेशन का रिस्क। तो हॉकिश सेंट्रल बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इसके लिए, सो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लेशन, उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन हो या फिर हाई इंटरेस्ट का हो जो जीडीपी के ग्रोथ पे हो सकता है। सो जीडीपी ग्रोथ रेट स्पेसिफिकली इन यूएस कैन गो नेगेटिव आल्सो। सो ऑब्वियसली अगर 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी रहता है सो वी विल कॉल इट एज रिसेशन। अब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है ये तीसरा रिस्क है जो बहुत ज्यादा प्ले आउट हो रहा है। अब उसका इंपैक्ट क्या है, सबसे बड़ा इंपैक्ट उसका है कि वर्ल्ड इज लुकिंग लाइक अ डिवाइडेड प्लेस नाउ। सो रशिया के तरफ चाइना डेफिनेटली झुका हुआ है, विच इज ऑल्सो मेजर इकोनॉमी, मेजर पावर फोर्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि उनके जो सप्लाई चेन की सिस्टम उन्होंने बिठाई है, आई थिंक डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज मच 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 हायर कंपेयर टू 30 years बैक। सो डेफिनेटली यहाँ डिवाइडेड लग रहा है, रशिया चाइना एक तरफ और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ। सो दैट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट। बट डू यू फील दैट कि सही में यहाँ पे कोई वॉर हो सकता है ग्लोबल लेवल पे? अगर होता है ना, सो ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर वर्ल्ड नाउ। सो न्यूक्लियर वर्ल्ड में मतलब डिफरेंस बिटवीन और वॉर बिटवीन न्यूक्लियर नेशंस विल बी डिजास्ट्रस फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम जो ज्ञान बांट रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर वॉर होता है तो। बट नॉर्मली रैशनैलिटी विल प्रिवेल, कॉमन सेंस विल प्रिवेल एंड थिंग्स विल सेटल। सो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये 3 मेजर रिस्क है स्टॉक मार्केट पे या करंटली या फिर ओवरऑल इकोनॉमीज पे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज के तौर पे निकल सकते हैं। नॉर्मली यहां से जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होता है, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स कैन टर्न आउट टू बी दैट अपॉर्चुनिटी। अब इसके पहले क्या क्या हुआ है, सो 2011-12 में यूरोपियन यूनियन की जो सोवरेन डेट फंडिंग थी वो कैसे गलत हुई, तो वो 11-12 में हुआ। यूएस का फिस्कल क्लिफ जो हुआ 2012-13 में हुआ। चाइना का जो हार्ड लैंडिंग हुआ 2013-14 में हुआ। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ था 2014-15 में। वी हैव सीन वर्ल्ड में जिस तरीके से मतलब टिपिकली मिडिल ईस्ट हो या वो कंट्रीज जो हो या ईरान हो, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो हमने देखा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। देन चाइना की हार्ड लैंडिंग के बारे में बात कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन जीतना, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। देन ईयू का डिसइंटीग्रेशन होना, यूके अलग होना ईयू से, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, रिस्क लेवल ज्यादा थे। नॉर्थ कोरिया के न्यूक का थ्रेट जो था वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जब डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे थे, ऐसा लग रहा था भाई उनके बीच में वॉर हो गया तो क्या होगा। देन ईसीबी ने और फेडरल रिजर्व ने 2017-18 में जो कुछ मिस्टेक्स की थी वो भी हमने देखी है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी हमने देखा है। 2020 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अनसर्टेनिटी भी हमने देखी है। और सबसे बड़ा कोविड-19 पैंडेमिक भी हमने 2020-21 में देखा है। नाउ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लेशन एंड हॉकिश सेंट्रल बैंक्स एंड रिसेशन, ये भी रिस्क यहाँ पे है। सो अगर आप देखोगे 2011-12 या फिर 2008 में हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की भी अगर बात करते हैं, सो वी हैव सीन सो मेनी इवेंट्स
look at those index levels and look at current index levels, so things will fall in place, rationality will prevail, common sense will prevail. And that's why अपने फाइनेंशियल गोल्स को दिमाग में रख के अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते जाना, यही इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मतलब कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो उसको निभाते रहिए दोस्तों। फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है आपको फाइनेंशियल एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए, ना कि ये स्टॉक फाइंड आउट किया, वो स्टॉक फाइंड आउट किया। ओवरऑल अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग को देखोगे, उसके हिसाब से आगे चलते जाओगे, अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते रहोगे, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहोगे, भले वो स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो, आई थिंक दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। मैं आशा करता हूं कि ये भी छोटा सा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इट्स मोर फ्रॉम द बिहेवियर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आशा करता हूं कि आप जरूर अच्छी तरीके से खुद का बिहेवियर मैनेज करते रहोगे। अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, आपको बनाने हैं पोर्टफोलियोज, तो इन्वेस्टरना.in को विजिट कीजिए। हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स उसमें आपकी काफी मदद कर सकते हैं। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर यूज करोगे तो सारे के सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।